पाकिस्तान स्टडी में हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम के बीच रिश्ता क्या था, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर की जंग क्यों हुई, वलीद बिन अब्दुल मुल्क कौन था, वो ऐसी बातें कौन सी थीं और वो कौन लड़कियां थीं जिन्होंने ऐसी बातें की कि जिनकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जिस इलाके को फतह करने गया उस वक्त उस इलाके में दो रिवायात थीं, जो कि या तो छोटी रियासतें हुकूमत कबूल कर लें बड़ी रियासतों की, या फिर वो ऐलाने जंग कर दें। और यूं बड़ी रियासतें जो कि उस वक्त रियासत उम्मी थी और छोटी रियासत जो कि रियासत सिंध थी। रियासत उम्मी जिस पर के वलीद बिन अब्दुल मुल्क या जो अरब था उनकी हुकूमत थी, और रियासत सिंध जिस पर राजा दाहिर की हुकूमत थी। अब रिवायात के मुताबिक रियासत उम्मी ने जाके कब्जा करना था रियासत सिंध पर, और रियासत सिंध ने या तो हुक्मरानी कबूल करना थी या तो फिर ऐलान जंग करना था। लेकिन इन दोनों के बीच फासला इतना था कि रियासत उम्मी अपना लश्कर अगर भेजती तो उसे बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ते। अलबत्ता ज़ाहिरन उसे फतवा तो हासिल होती रियासत सिंध में, लेकिन ज़्यादा फासला होने की वजह से उसके लश्कर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। तो जहानत को इस्तेमाल करते हुए वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने यह फैसला किया कि अब मैं अपना लश्कर सिंध की तरफ रवाना नहीं करूँगा और रियासत सिंध अब खुद मुख्तार रहेगी। लेकिन रियासत सिंध जिसका हुक्मरान था राजा दाहिर ने यह सोचा कि अगर मैं वलीद बिन अब्दुल मुल्क यानी रियासत सिंध को अगर रियासत उम्मी को अगर उकसाऊं और वो अपना लश्कर मेरी तरफ भेज दे तो उसके लश्कर को बहुत सारा नुकसान होगा और मैं यूं इन कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए रियासत उम्मी पर भी कब्जा कर लूँगा। ये सोचते हुए राजा दाहिर ने क्या किया कि मकरान के गवर्नर के कातलों को अपनी पनाह में ले लिया। यूं पनाह में लेते हुए उसने सोचा कि वलीद बिन अब्दुल मुल्क गुस्सा होगा, क्योंकि मकरान एक मुसलमान इलाका था जिसका गवर्नर भी मुसलमान था, उसे कत्ल कर दिया गया था और वो वलीद बिन अब्दुल मुल्क के बहुत करीब था। लेकिन वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने ये सोचा कि अगर मैं भेजता हूँ तो वही नतीजा होगा कि मेरी लश्कर वहाँ तक कमज़ोर होगा और वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सोचते हुए इसने इस बार भी जंग ना करने का फैसला किया। लेकिन राजा दाहिर ने कुछ भी करके वलीद बिन अब्दुल मुल्क के लश्कर को अपनी तरफ बुलाना था। तो यूं श्रीलंका से एक जहाज़ ताइफ लेके आ रहा था वलीद बिन अब्दुल मुल्क के लिए। तो राजा दाहिर ने कुछ कज़ाक भेजकर उस जहाज़ पर कब्जा कर लिया, उस जहाज़ को लूट लिया और उसमें जो लोग थे उनको कैदी बना लिया। उन कैदियों में से एक औरत थी जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा कि खुदारा आए और हमारी मदद करें। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और कहा कि जाएं देबल की जिस जेल में ये कैद हैं उस देबल को मतलब कि वहाँ से राजा दाहिर की फौज को शिकस्त देके उस पर कब्जा कर लें। मोहम्मद बिन कासिम चूं ही देबल की सरहदों पर पहुंचा, उसने देखा कि एक झंडा लगा हुआ है मंदिर पर। तो मंदिर पर जो झंडा था उसका उनका अकीदा यूं था कि जब तक ये झंडा लगा हुआ है हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इस राजा दाहिर के लश्कर के इस अकीदे को ख़त्म करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि आप पहले मंजनीकों के ज़रिए इस झंडे को नीचे गिराएं। यूं ही हुक्म बजा लाते हुए जब झंडा नीचे गिरा तो राजा दाहिर की फौज पसपा हो गई और वो वहाँ से शिकस्त खाकर चली गई। राजा दाहिर जो कि पहले फरार हो चुका था लेकिन बाद में कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम अपनी इस फतह के बाद और भी फतवात हासिल करना चाहता था और इसी वजह से उसने मुल्तान को भी फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उसी वक्त वलीद बिन अब्दुल मुल्क की मौत हो गई और सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क तख्त नशीन हो गया। सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क के हज्जाज बिन यूसुफ से बहुत इख्तलाफात थे, तो इस वजह से सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क ने अपने और हज्जाज बिन यूसुफ के सारे गवर्नर्स को बरतरफ करके अपने गवर्नर्स लगा दिया और मोहम्मद बिन कासिम को कैद कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम को कैद करने के बाद और ये सब करने के बाद उस वक्त रिवायत यूँ थी कि जो भी खलीफा बनेगा सारा माल गनीमत जो फतवात से हासिल हुआ है वो उसे भेज दिया जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो इलाका फतह किया था, अब तो राजा दाहिर मर गया था, तो उसकी जो बेटियां थी वो माल गनीमत के तौर पर दरबार सुलेमान में पेश की।
جیسے ہی وہ دربار سلیمان میں پیش کی گئیں تو ان عورتوں نے ولید سلیمان بن عبد الملک کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے پاس لانے سے پہلے محمد بن قاسم سے پامال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ انہیں غصہ تھا اپنے والد کی موت کا۔ تو اس بات کو سنتے ہی سلیمان بن عبد الملک بہت غصہ ہوا اور اس نے محمد بن قاسم جو کہ قید میں تھا اسے بیل کے کھالوں میں ڈال کے مطلب کہ بند کر کے اسے گھوڑے پر شام کی طرف روانہ کر دیا، اور یوں ہی محمد بن قاسم سفر میں سانس نہ لینے پانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گیا۔ اسٹڈی کو جس میں ہمارا ٹاپک ہوگا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ انڈس ویلی کے قریب کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے تھے 1720 میں، جو آریانس کے نام سے جانے جاتے تھے، جن کا مذہب تھا ہندوازم اور جن کی مذہبی کتاب تھی ویداس۔ یہ الیگزینڈر دا گریٹ کی رہنمائی میں آ کے یہاں پہ آباد ہوئے، اور الیگزینڈر دا گریٹ نے ایک کیپٹل بنایا جسے دارالحکومت کہتے ہیں، جہاں پہ اس نے بیٹھ کے اس پوری سویلائزیشن کے اوپر، اس پوری قوم کے اوپر، اس پوری تہذیب کے اوپر اپنی حکومت جمائی، جسے کہتے تھے پشکلاواتی۔ اس کے بعد اسکیتھینز اور کشنز نے جب سنا کہ یہاں پہ آریان قوم رہ رہی ہے تو انہوں نے بھی آ کے ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جو سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے تھے آریانس، جو کہ پہلے یورپین اسٹیٹ سے آئے ہوئے تھے، جن کی لینگویج بھی یورپین تھی، یعنی کہ یہ یورپین زبان بولا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب اسکیتھینز اور کشنز آ کے رہے، وہ کہاں سے تھے؟ وہ نیولتھک ایج کے تھے، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ سب آریانز، کشنز اور اسکیتھینز، یہ سب نیولتھک ایج کے تھے۔ نیولتھک ایج کہتے ہیں زمانے کو، نیولتھک اس زمانے کو جب لوگ فشنگ کر کے، ہنٹنگ کر کے اور پلانٹ لگا کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔